Okay, so in excretory system, we will see the kidney. Okay, so the kidney of myxine, as you already know, I've explained you, are divisible in two parts. There are two types of kidneys. One is pronephros and another one is mesonephros. Explain किए हैं आपको pronephros and mesonephros. This is pronephros and this is after degeneration of pronephros, mesonephros arises and it takes over the function of pronephros. Then mesonephros degenerates and metanephros arises and it takes over the function of mesonephros. Till metanephros you will find in these animals, reptile, birds and mammals. Mesonephros, amphibia, fishes, early vertebrates. Pronephros, invertebrates. Okay? आगे बढ़े, क्लियर है? प्रोनेफ्रोस, Yes, sir. Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर आपको बता दिए. प्रोनेफ्रोस प्रिमिटिव टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स है. एंड मीसोनेफ्रोस which are segmentally arranged. Pronephros is retained in adult hagfish, चूंकि एम्ब्रायनिक स्टेज में सेगमेंट्स में, हेड के सेगमेंट्स, हेड में रीजन में भी और सेगमेंटल रीजन में भी, दोनों जगह प्रोनेफ्रोस के रूप में अपीयर हुआ किडनी. लेकिन प्रोनेफ्रोस जो है रिटेन कर लिया गया इन एडल्ट हैगफिश which is hardly marked off from the mesonephros. मीसोनेफ्रोस से ही जैसा ही लग रहा है ये भी, लेकिन ये डीजेनरेट नहीं हुआ. ठीक है, इसी वजह से ये इस एनिमल का नेफ्रॉन्स जो है बहुत ही अच्छा मॉडल है स्टडी करने का नेफ्रॉन का, क्योंकि इसका ग्लोमेरुलस बॉमेन कैप्सूल is 10 times larger than the Bowman capsule of the human beings. ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा Bowman कैप्सूल होता है इसका. और and few nephrons, they take entirely the function of kidney of this animal. So pronephros is retained in adult hagfish which is hardly marked off from the mesonephros. तो pronephros भी इसमें degenerate नहीं हुआ हेड किडनी में, लेकिन वो भी मीसोनेफ्रोस से कम ब्रांच नहीं है और ज्यादा डायमीटर है इसका भी. ठीक है, बट मीसोनेफ्रोस जो सेगमेंटल रीजन में किडनी था वो अराइज हुआ फिर प्रोनेफ्रोस के डिजेनरेट होने के बाद. ये नया नेफ्रॉन है इन एडल्ट स्टेज, और प्रोनेफ्रोस अपीयर हुआ एम्ब्रायनिक स्टेज में. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. In Iptetratus, the pronephric duct is present, but myxine lacks such ducts. There is no urine production by pronephros, but has phagocytic and hemopoietic functions. In myxine and Iptetratus, the pronephros contains more than 2000 ciliated नेफ्रोस्टोम्स. तो पहले देखिए ये सेकेंड पॉइंट. इप्टेट्रेटस में कंडीशन डिफरेंट, उल्टा है. तो अभी भी समझ लीजिए, तो इप्टेट्रेटस जब पढ़ेंगे तो आसान होगा उसमें आपको समझना, जान लीजिए इसी में. इप्टेट्रेटस में जो है प्रोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होते हैं. ओके, प्रोनेफ्रिक डक्ट एंटायरली, मीसोनेफ्रोस में नहीं आया इसका मतलब. ओके, बट इन मैक्सिन लैक सच डक्ट्स. मैक्सिन में सिर्फ हेड किडनी ही प्रोनेफ्रोस है. ओके, और देयर इज नो यूरिन प्रोडक्शन बाय प्रोनेफ्रोस. फिर तो ये उल्टा हो गया ना. 1 सेकेंड, मैं अपने कथन वापस लेता हूं. इन Iptetratus, the pronephric duct is present, but here it is written there is no urine production by pronephros.
So how is that possible? तो फिर इसमें ओके omit this entirely. हम मिक्सिन हैगफिश पढ़ रहे हैं, एक मिक्सिन के बारे में जान लिए। हालांकि हैगफिश इप्टेट्रेटस भी होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। इन मिक्सिन एंड इप्टेट्रेटस द प्रोनेफ्रोस कंटेन्स प्रोनेफ्रोस, यानी हेड किडनी में, और जो मेसोनेफ्रोस बनने के पहले प्रोनेफ्रोस हुआ होगा एम्ब्रायनिक स्टेज में, वो भी इंक्लूड हो गया। प्रोनेफ्रोस जितना भी कंटेन्स मोर देन 2000 सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम्स, पेरिटोनियल फनल्स। नेफ्रोस्टोम हो गया आपका बॉमेन कैप्सूल से द ट्यूब्यूल विच इज लीडिंग इनटू आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल, सो दैट इज नेफ्रोस्टोम। दिस इज नेफ्रोस्टोम, दिख रहा है? Yes. ठीक है, बहुत सारा नेफ्रोस्टोम्स है। दीज आर सेगमेंटल किडनीज। ये हेड किडनी नहीं है मिक्सिन का, ठीक है, यहाँ बहुत सारा सेगमेंट है। सो यही कह रहा है कि इन मिक्सिन एंड इप्टेट्रेटस द प्रोनेफ्रोस कंटेन्स मोर देन 2000 ciliated nephrostomes and these are peritoneal funnels. The mesonephros is functional kidney, ठीक है, head kidney is not the functional kidney. Mesonephros is functional kidney and consists of Malpighian corpuscles, जिसको Bowman's capsule भी कहते हैं। Mesonephros, which houses glomerulus. तो ये नेफ्रोस्टोम है किसका? मेसोनेफ्रोस का। यहाँ पर प्रोनेफ्रोस का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है, या बाद वाला फिगर जो है, ठीक है। दिस नेफ्रोस्टोम इज बिलोंगिंग टू मेसोनेफ्रिक किडनी। So mesonephros is consists of Malpighian capsules, Bowman's capsule, that is Bowman's capsule, which houses glomerulus. Third point is mesonephros is the main kidney and is responsible for filtering the blood for excretion or reabsorption in the body. तो पहले तो प्राइमरी फिल्ट्रेट आया एक्सक्रीट होकर के, और उस प्राइमरी फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्प्शन हो गया इन मिक्सिन। किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ है बताया आपको? किसका हुआ? डाइवैलेंट केटायंस का, कैल्शियम, कैल्शियम, ये सब का, ठीक है, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, नहीं क्लोराइड मोनोवैलेंट, सॉरी मोनोवैलेंट, सोडियम क्लोराइड, ये सब जो है, ये सब ऑलरेडी पानी में बहुतायत मात्रा में है, रीएब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं है ब्लड में, ये सब का कोई रेगुलेशन नहीं है। ओके, so the mesonephros is the main kidney and is responsible for filtering the blood for excretion or reabsorption in the body. The hagfish cannot survive long in water that has either a very high or very low concentration of salts. Hagfish आदि है उस हैबिटेट में रहने के लिए हमेशा वो जो सी वाटर का ओस्मोलैरिटी स्ट्रेंथ है। अगर इसको उससे कम या ज्यादा सॉल्टी एनवायरनमेंट दे दिया जाए, यानी या तो इसका ब्लड चूंकि आइसोटोनिक है इन रिलेशन विथ सी वाटर, तो इस एनिमल को अगर आप ऐसे पानी में डाल दो, शुद्ध पानी में, टैप वाटर में, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, एनिमल के लिए ब्लड के लिए क्या हो जाएगा? दैट सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक, वाटर विल बिकम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर दिस एनिमल। तो वाटर जो है इस एनिमल को स्वेल कर देगा,
and it will not survive. अगर ज्यादा नमकीन पानी रख दिए, सी वाटर से भी ज्यादा नमकीन पानी, एक बाल्टी में 2-3 किलो नमक घोल के उसको डाल दो, इट विल श्रिंक, इट विल लूज आउट वाटर, तो वो हो गया उसके लिए हाइपरटोनिक. ओके, सो इसके अंदर ऑस्मोटिक, चूंकि यह एनिमल जो अभी हम बताया मोनोवेलेंट केटायंस और एनायंस जो है आयंस, मोनोवेलेंट आयंस, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है इसमें एक्सचेंज का. जितना एक्सटीरियर में प्रेजेंट होगा मोनोवेलेंट केटायंस और एनायंस, उतना इसके ब्लड में भी आ जाएगा, इंटीरियर में भी. कोई रेगुलेशन नहीं है इसके एंट्री एग्जिट का. हम लोगों में है लेकिन इसमें नहीं है. तो व्हाट विल हैपन, आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है इनसाइड ब्लड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इजिली विद इन नो टाइम. यस और नो? सोडियम जितना हम बाहर रहेगा अंदर आ जाएगा. अगर प्योर वाटर में डाल दिए आप, टैप वाटर में इस एनिमल को, तो ब्लड में पहले सोडियम ज्यादा था, अब प्योर वाटर में, टैप वाटर में सोडियम कम है, तो ब्लड से निकल के आ जाएगा सोडियम यहाँ अंदर. और अगर ज्यादा नमक घोल दिए हैं तो वाटर से निकल के चला जाएगा इसके ब्लड में. देयर इज नो रेगुलेशन, सो दिस एनिमल विल डाई. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So the osmotic pressure of the blood is controlled by adrenocortical hormones. तो इसमें हार्मोन्स भी जनरेट होते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कर रहा है, क्योंकि डाइवेलेंट केटायंस का भी अननोन मैकेनिज्म है, बिकॉज इट इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स और आर्किनेफ्रिक डक्ट. No, so archinephric duct, tubules. Okay. So this mechanism is still not clear. So one has to look into this. Osmotic regulation. Now see. Hagfish are considered the most primitive living vertebrates, the cradle of our vertebrate origin. Cradle किसको कहते हैं? You know, cradle? Cradle? Cradle कहते हैं जो, मतलब बच्चे के नीचे एक, पालने के नीचे एक गेंदरा बिछाया जाता है, एक सपोर्ट होता है, इसलिए इसको कहा गया क्रेडल. इसका लिटरल मीनिंग है ए बेबीज बेड. हाँ, बेबीज बेड और कॉट, पलना मान लो, पालना, दैट इज क्रेडल. टिपिकली वन माउंटेड ऑन द रॉकर्स. तो ये पालना है. कौन? हैगफिश आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स. इसीलिए ये पालना है of our vertebrate origins. So if you study hagfish, you will come to know about the origin of vertebrates. If you study organs and organ system of hagfish, you will come to know about the origin of organs and organ system of vertebrates. And their development is so obscure that whether or not they should even be considered vertebrate. Obscure मतलब अभी तक क्लियर नहीं है. Their development is so obscure that whether or not they should even be considered vertebrates. तो this is debate. हम एक लेक्चर में, शुरुआत के लेक्चर में, जब आप लोगों का थर्ड पेपर स्टार्ट ही किए थे, जब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने उस ये हैगफिश को क्रेनिएट्स में इंक्लूड किया था, वर्टिब्रेट्स में नहीं बताया. According to some Westerners, Western investigators, they do not put hagfish under the vertebrate because it lacks vertebral column. But
Hagfish is the ancestor of vertebrate, immediate ancestor of vertebrate. So another school of thought is saying that we should include this under the vertebrata. एक पर्टिकुलर एनिमल को हम वर्टिब्रेटा से अलग नहीं कर सकते, उसके लिए फिर एक अलग से सब फाइलम नहीं बनाना चाहिए। ओके, क्लियर है? Yes. आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. Their development is so obscure that whether or not they should even be considered vertebrates, as they don't have vertebrae as adults, is controversial. As an evolutionary bridge between vertebrates and invertebrates, hagfish resemble invertebrates in many ways and vertebrates also in many ways. So unlike many other marine vertebrates जो वर्टिब्रेट समुद्र के पानी में रहते हैं जैसे फिशेस, hagfish are osmoconformers. Osmoconformers वैसे एनिमल्स होते हैं जिनका osmolarity strength of the blood is equal to osmolarity strength of the seawater. Those are osmoconformers. So hagfish completely osmoconformer. Shark is not completely osmoconformer. Shark भी करता है, शार्क का ब्लड जो है that also is somewhat near to isotonic to the sea water. बट शार्क क्या करता है, यूरिया सिंथेसाइज करके करता है। ओके, वो मोनोवेलेंट केटायंस फ्रीली ब्लड में, जैसे हैगफिश पे मोनोवेलेंट केटायंस का रेगुलेशन नहीं है, जितना बाहर सॉल्यूशन में ब्लड में है उतना ही फिल्ट्रेट में उसका कंसंट्रेशन आ गया। ओके, लेकिन इसमें शार्क में ऐसा नहीं है। दे रेगुलेट द मोनोवेलेंट केटायन कंसंट्रेशन। व्हाट इट डज इज दे एडिशनली सिंथेसाइज यूरिया टू कंसंट्रेट द ब्लड। ओके, तो देखिए वो शार्क करता है, छोड़िए उसको, आगे हम पढ़ेंगे फिश जब पढ़ेंगे तो। अनलाइक मेनी अदर मरीन वर्टिब्रेट, इसीलिए लिखा है ये लाइन, मेनी अदर मरीन वर्टिब्रेट, तो मरीन वर्टिब्रेट हो गया शार्क, कॉन्ड्रिचथिस। हैगफिश जो है वो भी ऑस्मोकॉन्फॉर्मर है विथ ए सीरम ऑस्मोलैरिटी दैट इज सिमिलर टू द सराउंडिंग सी वाटर। Even more distinguished, they achieve this high osmolarity by having a nearly identical ionic composition of the sea. Ionic identical composition है sea का, क्योंकि कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं, इस तरह से ये है मेंटेन। इन अदर, क्योंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का इसमें अभी विकास ही नहीं हुआ है। In other words, from an electrolyte point of view, the blood plasma of hagfish is essentially sea water. Correct? इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है। जितना स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन सोडियम का है इन ब्लड दैट, और उतना ही कंसंट्रेशन सी वाटर में सोडियम का। सिमिलरली क्लोराइड के का भी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते चले जल्दी जल्दी। Yes, sir. हाई ऑस्मोलरिटी कैसे है? बाय हैविंग ए नियरली आइडेंटिकल आयनिक कंपोजिशन टू द सी। आइडेंटिकल आयनिक कंपोजिशन टू द सी कैसे है? क्योंकि कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है रीएब्जॉर्प्शन का। ओके, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स ये क्या है? सी वाटर ही है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा मीन्स द ब्लड डिवाइड ऑफ सेल्स, द फ्लूइड डिवाइड ऑफ सेल्स, सो दैट प्लाज्मा इज इक्विवेलेंट टू सी वाटर इन द टर्म्स ऑफ। प्लाज्मा में प्रोटीन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है सोचने के लिए। तो सोल्यूट which are responsible for transferring the electrolytes are basically ions. Okay, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. This contrast with sharks and other cartilaginous fishes which achieve a seawater like plasma osmolarity using high levels of urea. ठीक, वहां पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है मोनोवेलेंट डाइवेलेंट केटायंस दोनों का। इसमें क्या था? सिर्फ डाइवेलेंट केटायंस का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यहाँ पर दोनों का है।
बट ये सी वाटर लाइक प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी कैसे मेंटेन कर रहा है? हाई लेवल ऑफ यूरिया. यूरिया concentration of Shark's plasma, blood plasma, is 1300 milligram per deciliter and other organic osmolytes. तो इतना हाई कंसंट्रेशन में यूरिया ये अपने ब्लड में सिंथेसाइज करके रखता है. Okay. Hagfish are the only vertebrates that do not regulate the exchange of monovalent ions and water with their environment. वाटर भी एक्सचेंज नहीं होगा एंड मोनोवेलेंट आयन भी एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है, यानी जितना एक्सचेंज नहीं होने का मतलब क्या? एक्सचेंज तो हो ही रहा है ना, फिल्टर होके वाटर इज क्रॉसिंग. दैट मीन्स द ऑस्मोलैरिटिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर दिस साइड, यानी इनसाइड Bowman's capsule and in blood plasma both are same. आसान सी भाषा में दोनों उतना ही गाढ़ा है. ओके, जितना वाटर इधर है कंसंट्रेशन में उतना ही वाटर इधर है कंसंट्रेशन. बट वाटर इज क्या? सॉल्वेंट. तो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का नहीं बोला जाता है, कंसंट्रेशन बोला जाता है हमेशा सॉल्यूट का. ठीक है, और सॉल्वेंट का बोला जाता है ऑस्मोलैरिटिक स्ट्रेंथ. तो मोनोवेलेंट कैटायंस क्लियर है आपको, बता चुके हैं 2-3 बार. एंड वाटर ऑल्सो, जितना वाटर ही टोटल आ रहा है. ऐसा नहीं है कि वाटर छन करके रह जा रहा है ब्लड में, ऐसा नहीं है. जितना वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है Bowman कैप्सूल ब्लड वेसल को, उतना आ जा रहा है Bowman कैप्सूल में. ओके, द आयन दैट आर रेगुलेटेड, ions that are regulated through unknown mechanism are the divalent ions magnesium, calcium, sulfates, etc. Okay, clear है? आगे बढ़ते चलें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि 2 हाव के बाद हम भी आंसरलेस हैं. खुद ही ये कह रहा है कि अननोन मैकेनिज्म है. कैसे एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, नहीं पता है. ओके, तो इसलिए ऊपर आप लोग जनरल एनाटॉमी पढ़ लीजिए. इतना ही पढ़ लिए वही बहुत है. दैट दिस पिक्यूलियर इंटरनल एनवायरमेंट पिक्यूलियर है. कौन सा इंटरनल एनवायरमेंट? ब्लड प्लाज्मा का. ब्लड प्लाज्मा का पिक्यूलियर एनवायरमेंट है बिकॉज दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू सी वाटर. नॉनदलेस सपोर्ट द सेलुलर फंक्शंस ऑफ लाइफ. तो ये कैसे सेलुलर फंक्शन ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि सी वाटर जो है एक्चुअली बहुत ही हाई कंसंट्रेटेड फॉर्म है इन द टर्म्स ऑफ मोनोवेलेंट कैटायंस, मोनोवेलेंट आयंस. इन द hagfish इज सर्टेनली ए मार्वल. जादू है क्योंकि ब्लड प्लाज्मा इज इक्वल टू सी वाटर. सो मार्वल. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एंड इन्वेस्टिगेटर्स आर डूइंग इट, फाइंडिंग दैट आउट. And one that bestows, वरदान मिला हुआ है इसको, upon them a particular advantage. तो ये जादू भी है, इसको वरदान भी मिला हुआ है. सी वाटर में भी ये जिंदा है. Requiring little energy for osmoregulation. osmoregulation के लिए बहुत ही कम एनर्जी इसको खर्च करनी पड़ रही, क्योंकि मोनोवेलेंट कैटायन का कोई रेगुलेशन इसको नहीं करना है, सिर्फ डाइवेलेंट का करना है. Hagfish have among the lowest metabolic requirements of any vertebrate. तो osmoregulation में काफी एनर्जी खर्च होती है बॉडी की. ओके, इन हायर एनिमल्स. क्यों? क्योंकि osmoregulation प्रक्रिया में जो मरीन एनिमल्स हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया के फॉर्म में. ओके, एंड लैंड Yes, sir. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? यूरिया, एंड बर्ड्स यूरिक एसिड के फॉर्म में. तो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल है
or it is regenerated as a metabolic waste product, and this should be eliminated out from the circulation, as because ammonia is toxic for neurons and other cells also. तो मरीन एनिमल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में है, अमोनिया इट विल रिलीज आउट एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। बॉमेन कैप्सूल में अमोनिया ही फिल्टर होकर के आ जाएगा ब्लड से। नेटवर्क ठीक है क्या? आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, one second. But in higher animals, लैंड एनिमल्स, क्या हो रहा है? वाटर तो है नहीं, चारों तरफ लैंड है, तो रिटेनिंग अमोनिया इन द ब्लड इज विल बी डेंजरस फॉर द एनिमल, इट विल डैमेज इट्स टिश्यूज। तो क्या हुआ इवोल्यूशन में? एक और मेटाबॉलिक पाथवे अपीयर हुआ, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अब अमोनिया जो है यूरिया के फॉर्म में सिंथेसाइज्ड हुआ, यूरिया सिंथेसाइज हुआ फ्रॉम अमोनिया, एंड सिंथेसिस ऑफ यूरिया इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। बहुत एटीपी खर्च होता है यूरिया सिंथेसिस में, लेकिन इसका फायदा हुआ कि यूरिया के सिंथेसिस से अमोनिया के, टॉक्सिक अमोनिया के दुष्प्रभाव से भी बच गए, और ऑस्मोटिक रेगुलरिटी भी जो है ब्लड का मेंटेन करने में यूरिया से हेल्प मिला। फिश को इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश यूरिया सिंथेसाइज करता है, वो भी उसका फंक्शन अलग है, वो टॉक्सिसिटी से बचने के लिए नहीं, वो ऑस्मो रेगुलेटरी के लिए यूरिया को सिंथेसाइज किया था। ओके, हैग फिश क्या कर रहा है? ये क्यों यूरिया को सिंथेसाइज करेगा? ये यूरिया सिंथेसाइज नहीं करता है। ओके, ऑस्मो रेगुलेटरी इसका मेंटेन्ड है ऑलरेडी, मोनोवेलेंट कैटायन का फ्री वॉक है। अंडरस्टूड? तो ये अमोनिया ही, डायरेक्ट अमोनिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट करता है, और इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये होते रहता है। ब्लड से हमें अमोनिया फिल्टर होके आते रहा, और किडनी से वो आर्किनेफ्रिक डक्ट में गया, और आर्किनेफ्रिक डक्ट से क्लोका में जाते गया कंटिन्यूअसली। कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है कि पेशाब बन के, यूरिन बन के जमा होगा। ओके, जब यूरिया आ गया सिंथेसिस ब्लड में, अब यूरिया आया, अब यूरिया फिल्टर होकर के आएगा बॉमेन्स कैप्सूल में, तब जाकर के स्फिंक्टर और ब्लैडर मैकेनिज्म डेवलप हुए, क्योंकि यूरिया कैन बी स्टोर्ड। ओके, थोड़े टाइम के लिए यूरिया कैन बी स्टोर्ड, और जब ब्लैडर फुल हो जाएगा देन इट विल बी रिलीज्ड आउट। लेकिन अमोनिया के जब तक हो रहा है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी मरीन वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सर नेटवर्क डिस्टर्ब है। कट कट के आ रही मेरी आवाज क्या? नहीं सर, पहले अभी ओके, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग खत्म कर लेते हैं अभी इस सेशन में, फिर बाद में रिप्रोडक्टिव, कम से कम इतना भी कर लेते हैं कवर। ओके, रेडी? ओके सर। यस 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 सर। क्योंकि देखो, इसीलिए हम फोकस ज्यादा दे रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट एनिमल जब हम पढ़ाएंगे फिर उसमें हमको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा मेहनत, फिर हम अब पूरा ब्रेन का प्राइमरी क्या बेसिक प्लान उसमें नहीं बताएंगे ना, उसमें सीधा माइलेनसिफेलोन, डायनेनसिफेलोन, टेलेनसिफेलोन, प्रोसेनसिफेलोन, रोम्बेनसिफेलोन, ऐसे सब बात करेंगे, तो आप डायरेक्ट वहां से कैच करोगे। ओके, बार बार एक ही चीज को नहीं रटाते रहेंगे, ये आपको रटना है या याद करना है। ओके, आगे बढ़े। यस यस सर। यस सर। ठीक है, क्या हम बोल रहे थे? सिंथेसिस ऑफ यूरिया बता रहे, तो यूरिया सिंथेसिस इज ए हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो
क्यों यूरिया सिंथेसाइज करेंगे, बेकार में अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं। जब लैंड पर आ गया जीव जंतु तब उन्होंने यूरिन, तभी लैंड पर वो रह पाए जब यूरिया सिंथेसिस का पाथवे अपीयर हुआ। ओके, दैट दिस पर्टिकुलर इंटरनल एनवायरनमेंट, ये तो हो गया। ये भी हम बता दिए क्यों हुआ, रिक्वायरिंग लिटिल एनर्जी फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। क्यों एनर्जी कम, क्योंकि यूरिया ना यूरिया सिंथेसाइज हुआ ना मोनोवेलेंट कैटायन का फ्री वॉक है। हैग फिश हैव अमंग द लोएस्ट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वर्टिब्रेट, इसलिए इसका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बहुत घट गया है। हेल्पिंग देम टू सर्वाइव सीवियरली हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड even anoxic, anoxic means complete oxygen absence, complete absence of oxygen in the water, 100% oxygen absent। even in this hypoxic में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहेगा, but not to the up to date required level, partial ऑक्सीजन है या partially, इसीलिए वर्ड हाइपो है। हाइपो मतलब कम है, और एनॉक्सिक मतलब एन उल्टा हो गया, ऑक्सिक का एन, कंप्लीटली ऑक्सीजन इसमें नहीं है। तो इस एनवायरनमेंट में भी, ये एनॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी हैगफिश सरवाइव कर जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली एनॉक्सिक एनवायरनमेंट या एनारोबिक एनवायरनमेंट कह लीजिए, तो इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा इसका, ग्लाइकोलाइसिस से ऑब्टेन करेगा एनर्जी। और ग्लाइकोलाइसिस से आप पढ़े हैं, ग्लाइकोलाइसिस भूल गए, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ही एटीपी नेट गेन हुआ था, और इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है, तो उतने से ही इसका काम चल जाएगा अगर एनॉक्सिक एनवायरनमेंट आया तो भी। लेकिन हाँ, इसके लिए हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक नहीं होना चाहिए, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, दैट विल सीवियरली डैमेज दिस एनिमल। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑस्मोरेगुलरिटी जो है इसमें बहुत ही सिंपली मैनेज्ड है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ओके, आगे बढ़ें। Yes, sir. Why? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why it be important for the hagfish to tolerate hypoxia? Charmingly, the hagfish is a bottom-dwelling opportunistic feeder. देखिए, बॉटम ड्वेलिंग है, सतह पर अपना मड में ड्वेल करके उसमें बरो करके रहेगा, इनसाइड ग्रेवल, एंड अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, यानी अगल बगल कोई डेड मरता हुआ कोई एनिमल या मरा हुआ कोई एनिमल आ गया, तभी इसको अपॉर्चुनिटी मिला उसको फीड करने का। which needs to burrow into harsh depths of decaying marine animal carcass for its meal। देखिए, मरीन एनवायरनमेंट जो है समुद्र के अंदर का, बहुत सारे मरीन एनिमल्स हैं, और ये सब मरीन एनिमल मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा मरेगा तो, सी बॉटम में। Yes, sir. Isin कर जाएगा। सी बॉटम Yes, में, sir. सी बॉटम में जाएगा। अब देखिए, मरीन एक्चुअली डेड बॉडी जो है समुद्र में क्यों नहीं फ्लोट करता है, इट इज डिफिकल्ट। हो सकता है फ्लो करेगा बहुत बाद में जब तक कोई उसको, लेकिन रिवर में फ्लो करेगा। ठीक है, पहले डूब जाता है बॉडी, अगर कोई पानी में किसी को डाल दिया तो पहले पानी में डूब जाएगा, और आफ्टर डेथ और कुछ घंटे के बाद बॉडी फूल के फिर तैरने लगता है फ्रेश वाटर में। सॉल्ट वाटर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयंस है। ठीक है, आयंस होने की वजह से उसकी, अब क्या हुआ, डेंसिटी जो है इन कंपेरिजन टू बॉडी, बॉडी का डेंसिटी ज्यादा ही रहता है आयनिक वाटर का से, और बॉडी जो है एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं वो बॉटम में बैठते चले जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर तेल जो है, पेट्रोलियम जो है, सी बेड के नीचे मिलता है, इसी वजह से। तो आजकल जो, मतलब नॉट आजकल, यू कैन से बिफोर
कार्बोनिफेरस के भी पहले, कार्बोनिफेरस पहले कौन सा पीरियड था? पर्मियन के पहले कार्बोनिफेरस था, कार्बोनिफेरस के पहले ऑर्डोविशियन था ना। ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, ऑर्डोविशियन पीरियड तक। सुन रहे हैं मेरी आवाज आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सी बेड में जो भी एनिमल्स मरेंगे, इतना पानी में रहने वाले सारे जीव जंतु मर के नीचे जाएगा उनका बॉडी, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये बैठते रहे ऑन द सी बॉटम, क्योंकि डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो थे, इसको या तो अभी एग्नाथा जो आ चुका है पहले, ये सब मिक्सिनी, लैम्प्रे, ये सब इसको सक करके खा जाए सारे डेड बॉडीज को, लेकिन उनका पॉपुलेशन सफिशिएंट नहीं है। ओके, क्योंकि ज्यादातर डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया ही करते हैं, वो सब अपीयर नहीं हुए थे टिल ऑर्डिस। बैक्टीरिया है तो ऐसा ये मत सोच लो यूनिसेलुलर है तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ तो उसी समय अपीयर हो गया। दीज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, एक तो लैंड पर जो डिकम्पोजिंग सॉइल डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया था वो कब आया? कार्बोनिफेरस के बाद इन पर्मियन। पर्मियन, कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन आया, पर्मियन के बाद मिसोजोइक, मिसोजोइक वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कार्बोनिफेरस के बाद आया था। तो क्या हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड तक जितने भी लैंड में प्लांट गिरते रहे वो सब बन गया कोयला, और समुद्र में जो डिकेइंग एनिमल्स थे जो मर मर के गिरते रहे, आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर अपीयरेंस, कब एग्जैक्टली आया था ये, ऑर्डोविशियन है, लेकिन बाद में अपीयर हुआ था। ओके, तो ये सब बन गया तेल, पेट्रोलियम। समुद्र बहुत बड़ा है, 2/3 हिस्सा है, और ज्यादातर बायोमास जो है वो समुद्र में है इन कंपेरिजन टू लैंड। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सो डेप्थ में डिकेइंग मरीन एनिमल कैराकस जो है वो इसके मील का काम करते हैं। नॉट ओनली डज द हैग फिश एनकाउंटर लो ऑक्सीजन लेवल्स अमिट्स दिस फिस्टिंग, ये इसके लिए दावत हो गई कि कोई डेड बॉडी जो है इसके मुताबिक कोई डेड फिस्ट हो गया, amidst the feasting it also must deal with all of the ammonia and urea being released from its dinner। यानी अब अगर ये कार्टिलेजिनस फिश है, ओके, तो आपको पता है कार्टिलेजिनस फिश में यूरिया है ब्लड में, ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये कार्टिलेजिनस फिश को खाए या बोनी फिश को खाए या कोई भी अदर फिश को खाए, तो एक तो बॉडी को जब ये सक करेगा तो उस बॉडी के फ्लूइड में यूरिया और अमोनिया दोनों इसके बॉडी में जाएगा। किसमें? हैग फिश में जाएगा। Depths of decaying marine animal carcass for its meals। Carcass से not only does the hagfish encounter low oxygen levels, low oxygen इस चक्कर